नमस्कार दोस्तों, टीचर माइंड्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थ्योरी और उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इकोनॉमिक्स का ये जो इतना बड़ा सिलेबस है, इसे मास्टर कैसे किया जाए। देखिए, ये एक आम चुनौती है जिसका सामना लगभग हर एस्पिरेंट करता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक सही स्ट्रैटेजी से इसे समझना काफी आसान हो जाता है और आज हम आपको वही सही रास्ता दिखाएंगे। आज का हमारा यह सघन अध्ययन विशेष रूप से यूपीएसआई 2025 को लक्षित कर रहा है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति और भुगतान संतुलन जैसे जटिल विषयों की जड़ तक जाना है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको चौंका ना सके। बिना किसी भटकाओं के सीधे अपनी पहली और सबसे प्रमुख अवधारणा की ओर बढ़ते हैं, जो है राष्ट्रीय आय और जीडीपी। अर्थशास्त्र को समझने की सबसे पहली सीढ़ी है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान दीजिए छात्रों, किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, वही जीडीपी कहलाता है। जी, ये केवल सीमा के भीतर की बात करता है, लेकिन जब हम जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो दायरा थोड़ा बदल जाता है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जीएनपी को समझने के लिए हमें जीडीपी में विदेश से शुद्ध कारक आय यानी एनएफआईए को जोड़ना पड़ता है। इसका सीधा अर्थ है कि हमारे देश के जो लोग बाहर से पैसा कमा कर ला रहे हैं उसे जोड़ दें, और जो विदेशी हमारे यहां से पैसा बाहर भेज रहे हैं उसे घटा दें। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब कोई मशीन लगातार काम करती है तो उसमें घिसावट होती है। हाँ, उसकी वैल्यू कम होती है। इस घिसावट को हम पूंजी ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर हम कुल जीडीपी में से इस पूंजी ह्रास को घटा दें तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है। और यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकलता है जिस पर यूकेपीसीएस 2021 ने विशेष फोकस किया था, एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सही कहा। जिस तरह जीडीपी से एनडीपी निकाला, वैसे ही जीएनपी में से पूंजी ह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम असल में है क्या। तकनीकी रूप से देखा जाए तो कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर जो एनएनपी होता है, वही देश की असली राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस फॉर्मूले को छात्रों के लिए थोड़ा और सरल कर देते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम बाजार मूल्य पर आधारित जीएनपी को लेते हैं। उसमें से सबसे पहले मशीनों की घिसावट यानी पूंजी ह्रास को घटाते हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाया जाता है, क्योंकि वो तो सरकार के पास जाता है, वास्तविक लागत नहीं है। एकदम। और अंत में सरकार जो सब्सिडी देती है उसे जोड़ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो बचता है वो फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय है। इसके समानांतर एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उपलब्ध आय, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ये वो आय है जो वास्तव में खर्च करने के लिए एक व्यक्ति की जेब में बचती है। और इसे निकालने के लिए व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर यानी डायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। सीजीपीसीएस 2023 के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। अब सवाल ये है कि ये सारा आंकड़ा जुटाने का काम कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान का कार्य एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। यह संस्था यूपीआरओ 2025 के लिए बहुत ही संभावित प्रश्न बन सकती है। तो इस पूरी चर्चा से जो सीधा प्रैक्टिस प्रश्न परीक्षा में उभर कर आता है वो यह है, राष्ट्रीय आय की गणना किस लागत पर की जाती है? और इसका सटीक उत्तर है कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। अब इस सैद्धांतिक समझ के बाद ये जानना भी उतना ही आवश्यक है कि भारत में इन आंकड़ों का इतिहास क्या रहा है। अगर आंकड़ों के प्रबंधन की बात करें तो वर्ष 2019 में एक बड़ा संस्थागत बदलाव हुआ। सरकार ने सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ का गठन किया। अब से यही संस्था मुख्य रूप से कार्यरत है। वहीं अगर देश में बचत और पूंजी निर्माण से जुड़े आंकड़े जारी करने हो तो ये कार्य आरबीआई और सीएसओ मिलकर करते हैं। इतिहास के पन्नों में जाएं तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। छात्रों, नोट कर लीजिए, ये ऐतिहासिक तथ्य यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। लेकिन अगर प्रश्न की भाषा थोड़ी बदल जाए और पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था, तो इसका उत्तर वीके राव होगा। बीपीएससी की परीक्षाओं में ये एक पसंदीदा सवाल रहा है। और अगर वैज्ञानिक शब्द हटाकर केवल प्रथम प्रयास की बात की जाए तो वो श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है।
उन्होंने 1867-68 में पहली बार प्रयास किया था और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए बताई थी। यह सीधा आईएएस स्तर का तथ्य है जो हर छात्र को कंठस्थ होना चाहिए। वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो भारत में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की है, जबकि अधिकतम प्रति व्यक्ति आय गोवा की दर्ज की गई है। यहाँ छात्रों को आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। केवल जीडीपी का बढ़ना आर्थिक वृद्धि है, लेकिन जब उस वृद्धि के साथ समाज का कल्याण हो, गरीबी कम हो और समानता आए तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। बिल्कुल, इसी में एक आधुनिक कॉन्सेप्ट हरित जीडीपी का जुड़ता है। अगर हम जीडीपी की कुल वैल्यू में से पर्यावरण को हुए नुकसान को घटा दें तो वो हरित जीडीपी कहलाती है। और अंततः किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को मापने का सर्वोत्तम पैमाना उसकी प्रति व्यक्ति आय ही होती है। तो इस ऐतिहासिक हिस्से से जो प्रैक्टिस प्रश्न बनता है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? इसका एकदम सटीक उत्तर है VKRV राव। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना के एक बहुत ही तकनीकी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्या जीडीपी के आंकड़े भ्रामक नहीं हो जाते? इसे समझने के लिए सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी यानी नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंतर को समझना होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां परीक्षा में गलती होने की संभावना सबसे अधिक होती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना चालू कीमतों पर की जाती है। इसका मतलब है कि आज बाजार में जो भाव चल रहा है उसी पर गणना कर ली गई। इसमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई का प्रभाव सम्मिलित होता है, इसलिए इसकी गणना बहुत सरल होती है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर नहीं दिखाती। अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर देखने के लिए हमें रियल जीडीपी की आवश्यकता होती है। इसकी गणना आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर की जाती है। इसमें से मुद्रास्फीति के प्रभाव को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। इस प्रभाव को अलग करने के लिए एक विशेष टूल का प्रयोग होता है जिसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन करना पड़ता है, इसलिए यह गणना नॉमिनल के मुकाबले जटिल होती है। वर्तमान में भारत के रियल जीडीपी गणना के लिए जिस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है वो 2011-12 है। अगर हम वर्ष 2025 के परिदृश्य में भारत की वैश्विक स्थिति देखें तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर हम पीपीपी यानी क्रय शक्ति समता के आधार पर देखें तो भारत तीसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। CGPCS 2023 की परीक्षा में नॉमिनल जीडीपी से जुड़े इन सीधे तथ्यों पर गहरा फोकस देखा गया है। इस कंसेप्ट से जो सीधा प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है वो ये है, मुद्रास्फीति का प्रभाव किस जीडीपी गणना में शामिल होता है? और इसका उत्तर अब बिल्कुल स्पष्ट है, सांकेतिक जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी। अर्थशास्त्र के इन सिद्धांतों को समझने के बाद अब उन महान विचारकों की बात करते हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों को किताबों में पिरोया। यहाँ एग्जामिनर सीधे सीधे मिलान करने वाले सवाल बना सकता है, इसलिए 8 प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उनकी किताबों के क्रम को ध्यान से नोट कर दीजिए। अर्थशास्त्र के जनक से ही शुरू करते हैं। एडम स्मिथ, जिनकी 1776 में प्रकाशित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी। यह CAPF 2025 के लिए एक संभावित तथ्य है। दूसरे हैं डेविड रिकार्डो, जिनकी 1817 की कृति है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तीसरे विकारक हैं कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए 1867 में दास कैपिटल लिखी। चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। इनकी 1936 में आई पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ने ही समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग विषय बनाया। 5वें स्थान पर भारत के नोबेल विजेता अमर्त्य सेन हैं। इनकी पुस्तक कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 में प्रकाशित हुई थी, जो पुनः CAPF 2025 के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। 6ठे स्थान पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अर्थशास्त्रीय रूप दिखता है। उनकी 1923 की रिसर्च द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी भारतीय मुद्रा के इतिहास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। 7वें नंबर पर नोबेल पुरस्कार विजेता जोड़ी अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो हैं, जिनकी 2011 में आई पुस्तक पुअर इकोनॉमिक्स CAPF फोकस में है। और 8वें है गुन्नार मिर्डल, जिनकी 1968 की प्रसिद्ध पुस्तक एशियन ड्रामा दक्षिण एशिया में गरीबी के मुद्दे पर एक मील का पत्थर है। इन पुस्तकों की सूची से जो प्रैक्टिस प्रश्न सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है वो है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है एडम स्मिथ। अब हम अर्थशास्त्र के कुछ और गहरे तकनीकी पहलुओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात बाजार संतुलन की। ये वो स्थिति है जहां बाजार में वस्तुओं की मांग और उनकी आपूर्ति बिल्कुल बराबर हो जाती है। जब ऐसा होता है तो बाजार में मूल्य स्थिर हो जाते हैं। एक और बहुत ही व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आसान भाषा में समझें तो जब आप किसी एक विकल्प को चुनते हैं तो आपको दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ना पड़ता है। उस छोड़े गए विकल्प से जो लाभ मिल सकता था
वही अवसर लागत है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक आता है, ICOR, यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इस ICOR को समझना बहुत जरूरी है। ये असल में पूंजी दक्षता को मापता है। मान लीजिए भारत का ICOR लगभग 4.5 है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में 1 यूनिट अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें 4.5 यूनिट अतिरिक्त पूंजी लगानी पड़ रही है। इसे गाड़ी के माइलेज की तरह समझें। बिल्कुल, ICOR जितना कम होगा अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा है। कम ICOR का अर्थ है कि कम पूंजी लगाकर अधिक विकास हासिल किया जा रहा है। और जब विकास होता है तो उसके साथ जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ है समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होना। मूल्य बढ़ने का दूसरा पहलू यह है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी जो सामान पहले 100 रुपए में आता था अब उसके लिए 110 रुपए देने पड़ रहे हैं। भारत में मुद्रास्फीति के मापन के जो प्रमुख आधार हैं वे हैं CPI और WPI। इस महंगाई को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी RBI की है। RBI अधिनियम 1934 के संशोधन के अनुसार मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने का लक्ष्य 4% तय किया गया है, जिसमें 2% ऊपर या नीचे का मार्जिन रखा गया है। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि मुद्रा का अपना मूल्य लगातार गिरता है। CGPCS परीक्षाओं में ये पॉइंट बार बार पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा जो प्रैक्टिस प्रश्न बनता है वो ICOR से जुड़ा है। यदि अर्थव्यवस्था में ICOR कम है तो इसका अर्थ क्या है? जैसा कि हमने माइलेज के उदाहरण से समझा, इसका उत्तर होगा अधिक विकास। अब मुद्रास्फीति की बात चली है तो इसकी कुछ विशेष स्थितियों का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक है। यहाँ शब्दों का खेल बहुत बारीक है। पहली स्थिति है डिसइन्फ्लेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो रही है, बल्कि महंगाई के बढ़ने की दर धीमी हो गई है। इसके ठीक विपरीत एक स्थिति है डिफ्लेशन। इसमें वास्तव में वस्तुओं की कीमतों में लगातार गिरावट आने लगती है। ये स्थिति UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है स्टैगफ्लेशन। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं: उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और बेहद कम आर्थिक वृद्धि। BPSC 2023 और आगामी HPPCS 2025 के लिए ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसके बाद एक स्थिति आती है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में मांग तो सामान्य हो लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में किसी रुकावट के कारण कीमतें अचानक बढ़ जाएं तो उसे बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहते हैं। UPPCS 2021 में इस पर सीधा सवाल आ चुका है। इसके अलावा 2 और रूप हैं, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम खाद्य सामग्री और ईंधन जैसी उन वस्तुओं को गणना से बाहर कर देते हैं जिनकी कीमतें बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। ये UPPCS का एक विशेष फोकस एरिया है। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था की कुल महंगाई को मापता है और भारत में वर्तमान में ये CPI कंबाइंड पर आधारित है। जब इतनी तरह की महंगाई अर्थव्यवस्था में आती है तो उसका प्रभाव अलग अलग वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। UPPCS अक्सर ये पूछता है कि इन्फ्लेशन में लाभार्थी कौन है और हानिग्रस्त कौन। ध्यान दीजिए, लाभार्थी वर्ग में ऋणी यानी डेटर्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने जब कर्ज लिया था तब पैसे की कीमत ज्यादा थी, लेकिन जब वे कर्ज चुकाते हैं तो महंगाई के कारण उस पैसे की वैल्यू गिर चुकी होती है। उत्पादक और किसान भी फायदे में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हानिग्रस्त वर्ग में ऋणदाता आते हैं जिन्हें कम वैल्यू वाला पैसा वापस मिलता है। इसके अलावा वे सभी लोग जिनकी आय निश्चित है, जैसे कि पेंशनभोगी, वे सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है, तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, उच्च बेरोजगारी। अब हमने CPI और WPI जैसे सूचकांकों का नाम तो लिया, लेकिन परीक्षा के लिए इनके बीच का तुलनात्मक अध्ययन बहुत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्हें जारी कौन करता है। CPI और IIP, इन दोनों को NSO जारी करता है। दूसरी तरफ WPI को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत OEA यानी ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है। आधार वर्ष की तुलना करें तो CPI का वर्तमान आधार वर्ष 2012 है, जबकि WPI और IIP दोनों का आधार वर्ष 2011-12 है। ये तीनों ही सूचकांक मासिक आवृत्ति पर जारी किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर इनके कवरेज में है। ध्यान से सुनिए, CPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, जबकि WPI में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें सेवाओं का कोई स्थान नहीं है। IIP में भी खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र शामिल है, लेकिन सेवाएं नहीं।
ये पॉइंट कंठस्थ कर लीजिए कि सेवाएं केवल सीपीआई में शामिल हैं। अगर हम डब्ल्यूपीआई के भीतर विभिन्न श्रेणियों के भार यानी वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा भार विनिर्मित वस्तुओं का है, जो कि 64% है। ये सटीक डेटा सीजीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। इसके बाद प्राथमिक लेख का भार 23% और ईंधन व ऊर्जा का भार 13% है। इस विश्लेषण से सीधा प्रैक्टिस प्रश्न निकलता है, डब्ल्यूपीआई में किस श्रेणी का भार सर्वाधिक है? उत्तर है विनिर्मित वस्तुएं। सूचकांकों की इसी कड़ी में सीपीआई के कुछ विशिष्ट प्रकार भी हैं, जो अलग अलग वर्गों के लिए जारी होते हैं। पहला है सीपीआई आईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिक, जिसका आधार वर्ष बदलकर 2016 कर दिया गया है। फिर आता है सीपीआई एएल यानी कृषि श्रमिक और सीपीआई आरएल यानी ग्रामीण श्रमिक। इन दोनों का आधार वर्ष 1986-87 से बदलकर अब 2019 कर दिया गया है। एक बात विशेष रूप से याद रखें, इन तीनों सूचकांकों को श्रम ब्यूरो जारी करता है, जबकि चौथा प्रकार है सीपीआई सी यानी संयुक्त, जिसे एनएसओ जारी करता है। साथ ही आईआईपी के भीतर 8 कोर उद्योग होते हैं। इन कोर उद्योगों का अपना एक वेटेज है और ये क्रम परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी उत्पादों का है, जो 28.04% है। दूसरे नंबर पर बिजली, तीसरे पर इस्पात और चौथे पर कोयला है। बाकी 4 उद्योग है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और सबसे कम वेटेज वाला उद्योग है उर्वरक। यहाँ से जो प्रैक्टिस प्रश्न एग्जामिनर सेट कर सकता है वो है, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई एएल कौन जारी करता है? इसका उत्तर है श्रम ब्यूरो। अब तक हमने राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति को समझा, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में ये उतार चढ़ाव आते हैं तो सरकार क्या कदम उठाती है? यहीं प्रवेश होता है राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का। राजकोषीय नीति का सीधा अर्थ है अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास लाने के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग करना। भारत में राजकोषीय नीति बनाने की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कंधों पर है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस और सीजीपीसीएस दोनों में अपनी जगह बना चुका है। वैश्विक स्तर पर राजकोषीय नीति की प्रस्तावना का इतिहास 1930 की महामंदी से जुड़ा है, जहां अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने सरकारी खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को उबारने का सिद्धांत दिया था। यूकेपीसीएस में यह ऐतिहासिक तथ्य पूछा गया है। भारत के संदर्भ में बात करें तो देश में पहली बार दीर्घकाल एक राजकोषीय नीति तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने अपने 1985-86 के बजट भाषण में पेश की थी। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली है विस्तारवादी नीति। जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है तो सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है और लोगों पर टैक्स कम कर देती है। दूसरी है संकुचनवादी नीति। जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महंगाई आ जाती है तो सरकार अपना खर्चा कम कर देती है और टैक्स बढ़ा देती है ताकि बाजार से अतिरिक्त तरलता सोख ली जाए। इस खंड का प्रैक्टिस प्रश्न बहुत सीधा है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति का ही सबसे बड़ा हथियार होता है सरकारी बजट। ये जेकेपीसीएस का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बजट राजकोषीय नीति का ही एक साधन है। भारतीय बजट प्रणाली के इतिहास में 2017 में एक युगांतरकारी बदलाव हुआ था। दशकों से अलग पेश होने वाले रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। बीपीएससी 2022 में इस विलय के वर्ष पर सवाल पूछा जा चुका है। बजट तैयार करने की एक और बहुत ही वैज्ञानिक प्रणाली है शून्य आधारित बजट। इस प्रणाली के जनक पीटर प्यूह माने जाते हैं। इस प्रणाली में पिछले साल के खर्चों को आधार नहीं माना जाता, बल्कि हर बार बजट बनाते समय शून्य से शुरुआत की जाती है। अब बजट के उस हिस्से को डिकोड करते हैं जहां से आईएएस स्तर तक के प्रश्न बनते हैं। प्राप्तियों का वर्गीकरण। सरकार के पास जो पैसा आता है उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहली है राजस्व प्राप्तियां। ये वो प्राप्तियां हैं जो अप्रतिदेय होती हैं, यानी सरकार को इन्हें वापस नहीं लौटाना है। इसमें मुख्य रूप से कर आते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। दूसरी होती है पूंजी प्राप्तियां। ये प्रतिदेय प्रकृति की होती है। इसका मतलब है कि या तो इनसे सरकार पर कोई देनदारी बनती है या सरकार की कोई संपत्ति कम होती है। उदाहरण के लिए, जब सरकार उधार लेती है तो वह उसे वापस चुकाना है, या जब सरकार विनिवेश करती है तो वह अपनी संपत्ति बेचकर पैसा ला रही है। ऋण वसूली भी इसी का हिस्सा है। इस जटिल वर्गीकरण से एक बहुत ही सरल सा प्रैक्टिस प्रश्न बनता है। उधार बजट के किस हिस्से में आता है? स्पष्ट है कि उधार वापस करना होता है, इसलिए यह पूंजी प्राप्तियां का हिस्सा है। अब जब सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय से कम रह जाती हैं तो पैदा होता है घाटा। हमें घाटा सूचकांकों के सूत्रों को बिल्कुल सटीकता से समझना होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है राजकोषीय घाटा। इससे निकालने के लिए कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के जोड़ को घटा दिया जाता है। आसान भाषा में राजकोषीय घाटा ये बताता है कि सरकार को कुल कितना उधार लेने की जरूरत है।
ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। दूसरा है राजस्व घाटा। ये बहुत सीधा है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को घटा दीजिए। तीसरा और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सूचकांक है प्राथमिक घाटा। जब हम राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा किए गए ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो जो बचता है वो प्राथमिक घाटा है। यह दर्शाता है कि पुराने कर्जों के ब्याज को हटा दें तो वर्तमान सरकार का घाटा कितना है। चौथा है प्रभावी राजस्व घाटा। इसका सूत्र है राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान। यह विशेष रूप से यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। एक और शब्दावली जो बहुत चर्चा में रहती है वह है ट्विन डेफिसिट यानी जुड़वां घाटा। जब किसी अर्थव्यवस्था में एक ही समय पर राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा दोनों मौजूद हों तो उसे ट्विन डेफिसिट कहते हैं। इन्हीं घाटों पर लगाम लगाने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 2003 में एफआरबीएम अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्केप क्लॉज का प्रावधान है। इसका मतलब है कि यदि देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट हो, कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए, गंभीर कृषि संकट हो या विकास दर में 3% या उससे अधिक की तीव्र गिरावट आ जाए, तो सरकार इन विशेष परिस्थितियों में अपने तय किए गए घाटे के लक्ष्यों से छूट ले सकती है। तो यहाँ से जो प्रैक्टिस प्रश्न सबसे ज्यादा दोहराया जाता है वो है राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है प्राथमिक घाटा। घाटे और करों के इस प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा है। इसे सुलझाने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये अनुच्छेद यूपी आरओ 2025 के लिए एक बहुत ही मजबूत संभावित प्रश्न है। 14वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष वाई रेड्डी थे, ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42% तय किया था, लेकिन वर्तमान में 15वां वित्त आयोग लागू है। इसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसमें राज्यों का हिस्सा 41% कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच इस पैसे को बांटने के लिए जो मापदंड तय किए हैं उनके प्रतिशत को नोट कर लीजिए। इसमें आय दूरी को सबसे ज्यादा 45% वेटेज दिया गया है। 2011 की जनसंख्या को 15% और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5% वेटेज मिला है। साथ ही करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये भी नोट कर लें कि 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया है। कराधान प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ प्रमुख समितियां भी बनी हैं। 1991 की आरजे चिल्लैया समिति का संबंध व्यापक कराधान सुधारों से है। 2002 से 4 की विजय केलकर समिति कर सरलीकरण के लिए जानी जाती है और वर्तमान में हम जिस जीएसटी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं वो समवर्ती सूची पर आधारित एक डुअल मॉडल है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर वसूलते हैं। तो इस हिस्से का सीधा प्रैक्टिस प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है एनके सिंह। अब हम अपनी अर्थव्यवस्था की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं शेष विश्व के साथ हमारे लेन देन की। इसे भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। बीओपी की तकनीकी परिभाषा यह है कि किसी देश के निवासियों और गैर निवासियों के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित सांख्यिकीय विवरण ही भुगतान संतुलन है। इसे 2 मुख्य खातों में विभाजित किया जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते को गहराई से समझें। इसमें वे लेन देन आते हैं जो बार बार होते हैं और जिनसे कोई देनदारी खड़ी नहीं होती। इसमें दृश्य वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि मशीनें, कारें, कच्चा तेल आदि का आयात निर्यात। साथ ही इसमें अदृश्य वस्तुएं भी शामिल होती हैं। अदृश्य वस्तुओं में सभी प्रकार की सेवाएं, आय और एक तरफा हस्तांतरण जैसे रेमिटेंस या दान शामिल होते हैं। दूसरी ओर पूंजी खाता उस लेन देन का रिकॉर्ड रखता है जो देश की संपत्तियों या देनदारियों में बदलाव लाता है। इसमें मुख्य रूप से निवेश आता है, चाहे वो एफडीआई हो या एफआईआई। इसके अलावा सरकार द्वारा लिया गया बाहरी ऋण, बाहरी वाणिज्यिक उधार और एनआरआई के बैंक खाते भी इसी पूंजी खाते का हिस्सा होते हैं। भुगतान संतुलन और आर्थिक सुधारों से जुड़ी कुछ प्रमुख समितियों को भी याद रखना है, जहां से यूपीएससी और बीपीएससी में सीधे प्रश्न बनते हैं। आरजे चिल्लैया समिति की ही सिफारिश पर भारत में पहली बार सर्विस टैक्स लागू हुआ था। सी रंगराजन समिति का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश से है। इसके अलावा औद्योगिक रुग्णता के लिए गोस्वामी समिति और बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति बनाई गई थी, जो यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस प्रश्न की बात करें तो एफडीआई और एफआईआई भुगतान संतुलन के किस खाते में आते हैं,
इसका उत्तर है पूंजी खाता। अर्थव्यवस्था के बाहरी पहलुओं को समझने के बाद अब हम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ प्रमुख परियोजनाओं और क्रांतियों पर आते हैं। छात्रों, ICAR की विभिन्न परियोजनाओं का कालानुक्रम UPRO-ARO 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कालानुक्रम को ध्यान से सुने। सबसे पहले 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद कृषि तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने के लिए 1979 में लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके आगे के क्रम में 1998 में NATP लाया गया और किसानों को तत्काल सलाह देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांतियां हुई वे भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। 1966 में मुख्य रूप से गेहूं और धान के लिए हरित क्रांति आई। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड के तहत श्वेत क्रांति लाई गई। मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति का उदय हुआ। 1986 में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पीली क्रांति शुरू की गई। इसके अलावा कुछ और क्रांतियां हैं जिन्हें तेजी से लेकिन पूरी स्पष्टता से याद रखना है। मांस और पोल्ट्री उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति और उर्वरक उत्पादन के लिए धूसर क्रांति। तो इस कालानुक्रम से जो प्रैक्टिस प्रश्न बनता है वो है लैब टू लैंड प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है 1979। अब हम आज के इस मास्टर प्लास्टर टन के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये है हमारा रैपिड रिवीजन शीट पार्ट 1। छात्रों, ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स हैं। इन्हें बुलेट पॉइंट्स की तरह अपने दिमाग में छाप लीजिए। बिल्कुल, ऊर्जा के साथ इनका रिवीजन करते हैं। नंबर 1, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। नंबर 2, SBI का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1955। नंबर 3, कृषि और ग्रामीण विकास के शीर्ष बैंक नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982। नंबर 4, वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य आधार क्या है? CPI कंबाइंड। नंबर 5, फिलिप्स वक्र। ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है। नंबर 6, गरीबी रेखा के निर्धारण से जुड़ी प्रमुख समितियां 2009 की तेंदुलकर समिति और 2014 की रंगराजन समिति। नंबर 7, रोजगार की गारंटी देने वाला मनरेगा। ये मूल रूप से 2005 का अधिनियम है जिसे 2006 में लागू किया गया। नंबर 8, शेयर बाजार के नियामक सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला? वर्ष 1992 में। नंबर 9, भारत का प्रथम बैंक 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक। और नंबर 10, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? RBI को। और अंत में परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमारा डोंट कंफ्यूज सेक्शन। इन बारीक अंतरों को एकदम स्पष्ट रखें। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार की कुल जरूरत को दर्शाता है, जबकि प्राथमिक घाटा ब्याज रहित उधार को दर्शाता है। नॉमिनल GDP हमेशा चालू कीमतों पर मापी जाती है, जबकि रियल GDP स्थिर कीमतों पर। और अंत में CPI में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, जबकि WPI में सेवाएं शामिल नहीं होती, केवल वस्तुएं होती हैं। अब हम इस सेशन के अगले भाग में प्रवेश करते हैं। पिछले हिस्से के बाद अब सीधा ध्यान केंद्रित करते हैं भारतीय बैंकिंग के विकास पर। और सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। स्लाइड नंबर 2 देखिए। बैंकिंग के इतिहास में सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है 1865 का इलाहाबाद बैंक। ये UPC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हाँ, और यहाँ एक कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना था। अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित यानी मैनेज्ड पहला बैंक कौन सा था, तो उत्तर यही अवध कमर्शियल बैंक होगा। सही कहा, पर ध्यान दीजिए, प्रबंधन और स्वामित्व अलग चीजें हैं। अगर पूछें कि पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था जिसमें पैसा भी भारतीयों का था और प्रबंधन भी, तो आप टिक करेंगे पंजाब नेशनल बैंक जो 1894 में बना। दोनों का अंतर स्पष्ट रखिएगा। इसको अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण करके एक नया बैंक बनाया गया जिसे हम आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नाम से जानते हैं। और नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 19 जुलाई 1969 की डेट बिल्कुल रट लीजिए। इस दिन 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। UPPCS और IAS दोनों में इसका संदर्भ आ चुका है। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। करना और ऋण प्रदान करना होता है,
लेकिन आजकल एक बड़ी समस्या है जिसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। HPCS 2025 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, नाम से क्लियर है, ट्विन यानी जुड़वा। जब बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा हो और दूसरी तरफ बड़े कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट कमजोर हो रही हो, यानी वो घाटे में जा रहे हो, जब दोनों एक साथ डूबने लगते हैं तो इस स्थिति को ट्विन बैलेंस शीट समस्या कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। अब क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लीजिए सभी लोग। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? दिमाग लगाइए, अभी बताया था। जिन्होंने अवध कमर्शियल बैंक सोचा है वो बिल्कुल सही हैं और पूर्णतः भारतीय पीएनबी है। ये अंतर दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं इन सबके बॉस पर यानी आरबीआई पर। इस पॉइंट से प्रश्न बन सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर? समिति का नाम रट लीजिए, हिल्टन यंग आयोग। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और मुख्यालय की बात करें तो 1935 से 1937 तक ये कोलकाता में था। फिर 1937 से इसे स्थायी रूप से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। एक और फैक्ट जहां से बीपीएससी और यूपीपीसीएस में सवाल बनते हैं वो है इनके गवर्नर। हाँ, प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए हाँ, तो सीडी देशमुख का नाम आएगा। इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। यहाँ एक हाईलाइटेड डेटा और नोट करिए। आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर अब बदल गया है। ये अब सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ मिल गया है, यानी अब ये अप्रैल से मार्च हो गया है। इसे अपनी कॉपी में तुरंत अपडेट कर लीजिए। अब स्लाइड 4 पर आते हैं जहां मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ा टारगेट होता है। इसके लिए 2016 में मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का गठन किया गया। इसके टूल्स पर आते हैं। पहला है CRA यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये NDTL का वो अनिवार्य प्रतिशत है जो बैंकों को हर हाल में आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। और दूसरा होता है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो प्रतिशत है जो बैंकों को स्वयं के पास रखना होता है, चाहे वो कैश में हो या सोने के रूप में। अब रिपो और रिवर्स रिपो को समझिए। रिपो दर वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म उधार देता है, जबकि रिवर्स रिपो में अब आरबीआई लिक्विडिटी सोखने के लिए बैंकों से उधार लेता है। तरलता कम होगी और महंगाई नियंत्रित होगी। इस लॉजिक को प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करके देखिए सभी। सही लॉजिक है। और बैंकों को जब कहीं से पैसा नहीं मिलता तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। इसलिए आरबीआई को अंतिम ऋणदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। यहाँ एक टर्म आता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ये यूपीआरओ के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। इसे विशेष रूप से समझिए। ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई एक ही समय पर एक साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियां यानी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेचता है और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म खरीदता है। ये डायरेक्ट परीक्षा में आता है। अब थोड़ा विकास बैंकों यानी डेवलपमेंट बैंक्स पर ध्यान देते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। MPPCS में ये सीधा पूछा गया है। और नरसिम्हम समिति 1 और 2 दोनों का सीधा संबंध बैंकिंग सुधार से है। ये IAS एग्जाम का संदर्भ है, इसलिए इसको बॉक्स में लिख लीजिए। स्पेशलाइज्ड बैंक्स की बात करें तो नाबार्ड सबसे ऊपर है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास, इसे याद रखें। ये कृषि और ग्रामीण विकास की शीर्ष संस्था है। MSME के लिए सिडबी है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आयात निर्यात के लिए एग्जिम बैंक 1982 में बना था। दोनों के वर्ष रट लीजिए। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी PSL के तहत बैंकों को अपने ऋण का 40% हिस्सा कृषि, MSME आदि को देना अनिवार्य होता है। इसे भी अंडरलाइन कर लें। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, जहां वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट्स की जानकारी है। इसको 2 हिस्सों में बांटिए। पहला मनी मार्केट जो अल्पकालिक होता है यानी 1 वर्ष से कम। इसका नियामक आरबीआई है। इसके उपकरण क्या हैं? ट्रेजरी बिल जिसे टी बिल्स कहते हैं जो 91, 182 और 664 दिनों के लिए आते हैं। इसके अलावा कमर्शियल पेपर और कॉल मनी भी इसी में आते हैं। दूसरा है कैपिटल मार्केट जो दीर्घकालिक होता है, 1 वर्ष से अधिक। इसका नियामक सेबी है और इसमें शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड आते हैं। यहाँ एक शब्द है गिल्ट एज्ड मार्केट। ये बहुत स्कोरिंग पॉइंट है। गिल्ट एज्ड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों का जोखिम मुक्त यानी रिस्क फ्री बाजार है। इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो इसे नोट कर लें। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन तब ये गैर वैधानिक थी। 1992 में सेबी एक्ट के तहत इसे वैधानिक दर्जा मिला।
यूबीपीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब शेयर बाजार को देखिए। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ, जो एशिया का सबसे पुराना है। इसका सूचकांक सेंसेक्स है, जिसमें 30 कंपनियां हैं। और एनएससी की स्थापना 1992 में परवानी समिति की सिफारिश पर हुई। इसका सूचकांक निफ्टी 50 है। शेयर बाजार की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। बुल यानी तेजियादा, जो उम्मीद करता है कि कीमत बढ़ेगी। बेयर यानी मंदरिया, जो कीमत गिरने की उम्मीद लगाता है। और ब्लू चिप शेयर वो हैं जो लगातार अच्छा रिटर्न देने वाली बड़ी कंपनियां हैं। विदेशी सूचकांक भी नोट करिए। यूएसए के डाउ जोन्स और नैस्डैक हैं और जापान का निकेई 225 है। एक बात और याद दिलाऊं, इनसाइडर ट्रेडिंग का सीधा संबंध शेयर बाजार से है। नियामक संस्थाओं की लिस्ट बनाइए। बीमा क्षेत्र का नियामन IRDAI करता है। स्थापना 1999, मुख्यालय हैदराबाद। जीवन बीमा की पहुंच लगभग 3.2% है और गैर जीवन बीमा करीब 1% है। पेंशन फंड के लिए PFRDA है, जो न्यू दिल्ली में है। एक अहम संस्था है FSDC यानी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ये 2010 में रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर बनी। इस पॉइंट से प्रश्न बन सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। FSDC के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये IAS 2016 का तथ्य है और म्यूचुअल फंड्स का नियमन 1996 से सेबी कर रहा है। अब स्लाइड्स 9 और 10 पर ध्यान केंद्रित करें। ये यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आर्थिक वक्र यानी इकोनॉमिक कर्व्स की बात हो रही है। पहला है फिलिप्स कर्व, जहां से डायरेक्ट सवाल आता है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध यानी इनवर्स रिलेशन दिखाता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा लाफर कर्व है। ये कर दर यानी टैक्स रेट और कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू के बीच संबंध बताता है। इसका ग्राफ उल्टा यू आकार का होता है। तीसरा है लॉरेंस कर्व, जो आय असमानता का ग्राफ है। ग्राफ में 45 डिग्री की रेखा पूर्ण समानता दिखाती है। वक्र उस रेखा से जितना दूर होगा, असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। और इसी असमानता का गणितीय मान गिनी कोफिशिएंट कहलाता है। अगर 0 है तो पूर्ण समानता और अगर 1 है तो पूर्ण असमानता। कुज़नेट्स कर्व भी उल्टा यू आकार का होता है, जो विकास और असमानता का संबंध दिखाता है। एंजल्स लॉ को भी लिख लीजिए। आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च का प्रतिशत घटता है। ये सिंपल पर महत्वपूर्ण नियम है। अब गरीबी आकलन समितियों के वर्ष और आधार रख लीजिए। यहां से मैच द फॉलोइंग आते हैं। दंडेकर और रात 1971, आधार था 2250 कैलोरी प्रतिदिन। अलग समिति 1979, इन्होंने ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100 कैलोरी तय किया। यूपीपीएससी वालों, इसे ठीक से नोट करो। लकड़ावाला समिति 1993, जिन्होंने राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाई और NSSO डेटा का इस्तेमाल किया। फिर आई तेंदुलकर समिति 2009 में। तेंदुलकर समिति ने कैलोरी को छोड़कर MPCE पर बदलाव किया। ग्रामीण के लिए 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी के लिए 33 रुपए प्रतिदिन तय किया। और आखिर में रंगराजन समिति 2014, जिसमें ग्रामीण 32 रुपए और शहरी 47 रुपए प्रतिदिन था। गरीबी के प्रकार भी समझ लीजिए। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट गरीबी, जहां मूलभूत आवश्यकता की कमी होती है। दूसरी सापेक्ष यानी रिलेटिव गरीबी, जो आय असमानता दर्शाती है, जैसे हमने लॉरेंस कर्व में देखा। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आते हैं। ब्रेटन वुड्स ट्विंस 1944 में बने। ये थे IMF और विश्व बैंक। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। कार्य है BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में मदद करना। इसकी मुद्रा SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जिसे पेपर गोल्ड कहते हैं। रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। विश्व बैंक भी वॉशिंगटन DC में है, पर यह दीर्घकालिक विकास ऋण देता है। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और WTO 1 जनवरी 1995 को जिनीवा में बना। इसकी पूर्ववर्ती संस्था GATT थी, जो 1948 में बनी थी। प्रमुख सरकारी योजनाओं को क्रम से याद रखिए। 1975 में ICDS, 1995 में मिड डे मील, जो अब PM पोषण है, 2005 में MNREGA आई और 2006 में लागू हुई। 2014 में PM जनधन योजना आई, जो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। 2015 में मुद्रा योजना और अटल पेंशन आई। 2016 में PM उज्ज्वला, जिसमें LPG गैस मिली, और 2019 में PM किसान सम्मान निधि शुरू हुई। PM गतिशक्ति 2021 में आई, जो बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान है। अब इस क्लास के आखिरी फेज में एक ग्रैंड रिवीजन हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण नए तथ्य नोट करिए। स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त होता है, इसे अंडरलाइन करें। एक और टर्म है हरित GVP यानी ग्रीन GDP। पर्यावरणीय क्षति घटाकर जब GDP की गणना की जाती है तो उसे ग्रीन GDP कहते हैं।
और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला पूर्णतः भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। अब एक अल्ट्रा फास्ट रिवीजन टेबल करें मैच द फॉलोइंग के लिए। पेन चलाते रहिए। आरबीआई 1935 हिल्टन यंग समिति, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 हजारी समिति, आरआरबी 1975 नरसिम्हम समिति, नबार्ड 1982 शिवरामन समिति, वित्तीय समावेशन 2014 नाचिकेत मोर पेमेंट्स बैंक और एमपीसी 2016 उर्जित पटेल समिति। तो चलिए बिना समय गवाए इस अनुशासित सत्र की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पढ़िए। चलिए, Q1 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की परिभाषा क्या है? ए, विदेश से शुद्ध कारक आय। बी, एक वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। सी, केवल वस्तुओं का मूल्य। डी, पूंजी ह्रास का मूल्य। सही उत्तर है बी, एक वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला प्रश्न। Q2 शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए, जीडीपी पूंजी ह्रास डेप्रिसिएशन। बी, जीडीपी प्लस एनएफआईए। सी, जीएनपी टैक्स। डी, एनएनपी प्लस सब्सिडी। सही उत्तर है ए, जीडीपी पूंजी ह्रास डेप्रिसिएशन। अगला प्रश्न। Q3 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसे माना जाता है? ए, बाजार मूल्य पर जीएनपी। बी, कारक लागत पर एनएनपी एनएनपी एफएससी। सी, बाजार मूल्य पर जीडीपी। डी, उपलब्ध आय। सही उत्तर है बी, कारक लागत पर एनएनपी एनएनपी एट एफ से। अगला प्रश्न। Q4 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कार्य कौन करता है? ए, आरबीआई। बी, वित्त मंत्रालय। सी, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। डी, नीति आयोग। सही उत्तर है सी, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला प्रश्न। Q5 भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रयास किसने किया था? ए, VKRV राव। बी, दादा भाई नौरोजी 1867-68। सी, पीसी महालनोबिस। डी, विलियम डिग्बी। सही उत्तर है बी, दादा भाई नौरोजी 1867-68। अगला प्रश्न। Q6 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, DR गायदगिल। बी, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस। सी, VKRV राव। डी, RC दत्त। सही उत्तर है बी, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस। अगला प्रश्न। Q7 आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या शामिल नहीं है? ए, वृद्धि। बी, सामाजिक कल्याण। सी, केवल जीडीपी के आंकड़े। डी, समानता और पर्यावरणीय संतुलन। सही उत्तर है सी, केवल जीडीपी के आंकड़े। अगला प्रश्न। Q8 भारत में प्रति व्यक्ति आय PCI के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वाले राज्य कौन से हैं? सही उत्तर है न्यूनतम बिहार, अधिकतम गोवा। अगला प्रश्न। Q9 वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 पुस्तक के लेखक कौन है? ए, कार्ल मार्क्स। बी, एडम स्मिथ। सी, केन्स। डी, अमर्त्य सेन। सही उत्तर है बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अगला प्रश्न। Q10 द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 किसने लिखी? ए, जॉन मेनार्ड कीन्स। बी, डेविड रिकार्डो। सी, कार्ल मार्क्स। डी, पॉल सैमुएल्सन। सही उत्तर है ए, जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला प्रश्न। Q11 गिफिन वस्तुएं गिफिन गुड्स के लिए क्या सत्य है? ए, मूल्य बढ़ा तो मांग घटी। बी, मूल्य बढ़ा तो मांग बढ़ी, कानून का उल्लंघन। सी, आय बढ़ा तो मांग बढ़ी। डी, यह एक विलासिता वस्तु है। सही उत्तर है बी, मूल्य बढ़ा तो मांग बढ़ी, कानून का उल्लंघन। अगला प्रश्न। Q12 वेबलिन वस्तुएं वेबलिन गुड्स किस उद्देश्य से खरीदी जाती हैं? ए, आवश्यकता हेतु। बी, प्रतिष्ठा हेतु स्टेटस उदाहरण रोलेक्स। सी, बचत हेतु। डी, निवेश हेतु। सही उत्तर है बी, प्रतिष्ठा हेतु स्टेटस उदाहरण रोलेक्स। अगला प्रश्न। Q13 एकाधिकार मोनोपोली बाजार का उदाहरण क्या है? ए, टेलीकॉम। बी, FMCG। सी, भारतीय रेल। डी, कृषि। सही उत्तर है सी, भारतीय रेल। Q14 मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है? ए, मूल्यों में कमी। बी, वस्तुओं सेवाओं की मूल्य में सामान्य वृद्धि प्लस क्रय शक्ति में कमी। सी, केवल क्रय शक्ति में वृद्धि। डी, उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर है बी, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में सामान्य वृद्धि प्लस क्रय शक्ति में कमी। अगला प्रश्न। Q15 मुद्रास्फीति का ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, हानि होती है। बी, लाभ होता है, कम मूल्य की मुद्रा में भुगतान। सी, कोई प्रभाव नहीं। डी, वे दिवालिया हो जाते हैं। सही उत्तर है बी, लाभ होता है, कम मूल्य की मुद्रा में भुगतान।
अगला प्रश्न। Q16 स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? ए उच्च वृद्धि प्लस कम मुद्रास्फीति, बी उच्च मुद्रास्फीति प्लस कम वृद्धि प्लस उच्च बेरोजगारी, सी केवल मूल्यों में गिरावट, डी आपूर्ति में वृद्धि। सही उत्तर है बी, उच्च मुद्रास्फीति प्लस कम वृद्धि प्लस उच्च बेरोजगारी। अगला प्रश्न। Q17 थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष बेस ईयर क्या है? ए 2012, बी 2011-12, सी 2004-5, डी 2016। सही उत्तर है बी, 2011-12। अगला प्रश्न। Q18 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की गणना कौन सी संस्था करती है? ए वित्त मंत्रालय, बी NSO MOSPI, सी उद्योग मंत्रालय, डी श्रम ब्यूरो। सही उत्तर है बी, NSO MOSPI। अगला प्रश्न। Q19 WPI में किस क्षेत्र की सेवाओं को शामिल किया जाता है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सेवाएं बाहर हैं, कोई सेवा नहीं, डी बैंकिंग। सही उत्तर है सी, सेवाएं बाहर हैं, कोई सेवा नहीं। अगला प्रश्न। Q20 कोर इंडस्ट्रीज IIP में किस उद्योग का वेटेज भार सर्वाधिक है? ए बिजली, बी इस्पात, सी रिफाइनरी उत्पाद 28.04%, डी कोयला। सही उत्तर है सी, रिफाइनरी उत्पाद 28.04%। अगला प्रश्न। Q21 राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का प्रस्तावना महामंदी के बाद किसने दी थी? ए एडम स्मिथ, बी जॉन मेनार्ड कीन्स, सी VP सिंह, डी मनमोहन सिंह। सही उत्तर है बी, जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला प्रश्न। Q22 भारत में शून्य आधारित बजट ZBB कब अपनाया गया? ए 1970, बी 1987, DST 1983, सी 2000। सही उत्तर है बी, 1987, DST 1983। अगला प्रश्न। Q23 राजकोषीय घाटा का सूत्र क्या है? ए कुल व्यय राजस्व प्राप्ति, बी कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्ति, सी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति, डी बजटीय घाटा प्लस उधार। सही उत्तर है बी, कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्ति। अगला प्रश्न। Q24 प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? ए सकल राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, बी राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, सी राजस्व घाटा पूंजी अनुदान, डी कुल व्यय कुल आय। सही उत्तर है ए, सकल राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न। Q25 FRBM अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 2000, बी 2003, सी 2010, डी 2017। सही उत्तर है बी, 2003। अगला प्रश्न। Q26 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह ने करों में राज्यों का हिस्सा कितना तय किया? ए 42%, बी 41%, सी 32%, डी 50%। सही उत्तर है बी, 41%। Q27 GST वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 जनवरी 2018, डी 1 मार्च 2015। सही उत्तर है बी, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न। Q28 GST परिषद किस अनुच्छेद के तहत आती है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 279A, सी अनुच्छेद 269, डी अनुच्छेद 112। सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 279A। अगला प्रश्न। Q29 भारत का आयकर इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? ए प्रतिगामी रिग्रेसिव, बी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव, सी आनुपातिक, डी अप्रत्यक्ष। सही उत्तर है बी, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव। अगला प्रश्न। Q30 सेवा कर सर्विस टैक्स किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? ए केलकर समिति, बी राजा जे चलैया समिति 1991, सी रंगराजन समिति, डी गोस्वामी समिति। सही उत्तर है बी, राजा जे चलैया समिति 1991। अगला प्रश्न। Q31 भुगतान संतुलन BOP में चालू खाता करंट अकाउंट में क्या शामिल है? ए FDI, बी निर्यात आयात सेवाएं आय और हस्तांतरण, सी विदेशी ऋण, डी विदेशी मुद्रा भंडार। सही उत्तर है बी, निर्यात आयात सेवाएं आय और हस्तांतरण। अगला प्रश्न। Q32 गन्ने के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी,
उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न। Q33 प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर कब बना? A 1950, B 1960, C 1965, D 1970। सही उत्तर है बी 1960। अगला प्रश्न। Q34 अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ है? A शिमला, B लीमा पेरू, C रोम, D जेनेवा। सही उत्तर है बी लीमा पेरू। अगला प्रश्न। Q35 हरित क्रांति 1986 का संबंध मुख्य रूप से किन फसलों से था? A दालें और तिलहन, B गेहूं और धान, C फल और सब्जियां, D कपास। सही उत्तर है बी गेहूं और धान। अगला प्रश्न। Q36 पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? A अंडा, B तिलहन, C टमाटर, D प्याज। Q37 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 किस मॉडल पर आधारित थी? A महालनोबिस मॉडल, B हेराल्ड डोमर मॉडल, C गाडगिल मॉडल, D राव मनमोहन मॉडल। सही उत्तर है बी हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न। Q38 योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? A 1961-1964, B 1966-1969, C 1978-1980, D 1990-1992। सही उत्तर है बी 1966-1969। अगला प्रश्न। Q39 गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? A चौथी योजना, B पांचवी योजना 1974-79, C छठी योजना, D तीसरी योजना। सही उत्तर है बी पांचवी योजना 1974-79। अगला प्रश्न। Q40 रोलिंग प्लान का विचार किसने दिया था? A DT लकड़ावाला, B गुन्नार मिर्डल, C मोरारजी देसाई, D इंदिरा गांधी। सही उत्तर है बी गुन्नार मिर्डल। अगला प्रश्न। Q41 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का मुख्य लक्ष्य क्या था? A गरीबी उन्मूलन, B तेज सतत एवं अधिक समावेशी विकास, C भारी उद्योग, D आत्मनिर्भरता। सही उत्तर है बी तेज सतत एवं अधिक समावेशी विकास। अगला प्रश्न। Q42 नीति आयोग की स्थापना कब हुई? A 15 अगस्त 2014, B 1 जनवरी 2015, C 26 जनवरी 2015, D 1 अप्रैल 2015। सही उत्तर है बी 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न। Q43 नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होते हैं? A वित्त मंत्री, B प्रधानमंत्री, C राष्ट्रपति, D RBI गवर्नर। सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न। Q44 नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक कौन से हैं? सही उत्तर है STG इंडिया इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, निर्यात तत्परता सूचकांक EPI, MPI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न। Q45 भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस तारीख को हुई? A 1 जनवरी 1949, B 1 अप्रैल 1935, RBI एक्ट 1934, C 15 अगस्त 1947, D 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है बी 1 अप्रैल 1935, RBI एक्ट 1934। अगला प्रश्न। Q46 19 जुलाई 1969 को कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? A 6, B 14, C 19, D 21। सही उत्तर है बी 14। अगला प्रश्न। Q47 किस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB बने? A शिवरामन समिति, B नरसिम्हम समिति 1975, C केलकर समिति, D रंगराजन समिति। सही उत्तर है बी नरसिम्हम समिति 1975। अगला प्रश्न। Q48 प्रथम भारतीय बैंक संयुक्त स्टॉक कौन सा माना जाता है? A बैंक ऑफ बंगाल, B इलाहाबाद बैंक 1865, C PNB, D अवध बैंक। सही उत्तर है बी इलाहाबाद बैंक 1865। अगला प्रश्न। Q49 मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किस वर्ष से हुआ? A 2014, B 2016, C 2010, D 2003। सही उत्तर है बी 2016। अगला प्रश्न। Q50 बैंक दर बैंक रेट रेपो रेट बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? A तरलता बढ़ती है, B तरलता घटती है, महंगाई नियंत्रण, C कोई प्रभाव नहीं, D ऋण सस्ता होता है। सही उत्तर है बी तरलता घटती है, महंगाई नियंत्रण। अगला प्रश्न। Q51 ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है? A नोटबंदी,
बी दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदना और अल्पकालिक बेचना, सी कर सुधार, डी विदेशी निवेश। सही उत्तर है बी, दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदना और अल्पकालिक बेचना। अगला प्रश्न। K52 अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है? ए SBI, बी RBI, सी विश्व बैंक, डी नाबार्ड। सही उत्तर है बी, RBI। अगला प्रश्न। Q53 ट्रेजरी बिल टी बिल्स की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ए 91 दिन, बी 182 दिन, सी 364 दिन, डी 5 साल। सही उत्तर है सी, 364 दिन। अगला प्रश्न। Q54 सेबी को वैधानिक दर्जा, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? ए 1988, बी 1992 सेबी एक्ट द्वारा, सी 1995, डी 2000। सही उत्तर है बी 1992 सेबी एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न। Q55 तेजड़िए बुल्स और मंदड़िए बेयर्स शब्द किससे संबंधित है? ए कृषि बाजार, बी शेयर बाजार स्टॉक मार्केट, सी बैंकिंग, डी कर प्रणाली। सही उत्तर है बी शेयर बाजार स्टॉक मार्केट। अगला प्रश्न। Q57 फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध दर्शाता है? ए कर दर और राजस्व, बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, सी आय और असमानता, डी विकास और पर्यावरण। सही उत्तर है बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अगला प्रश्न। Q58 लॉरेंज वक्र क्या मापता है? ए मुद्रास्फीति, बी आय असमानता, सी बेरोजगारी, डी कर भार। सही उत्तर है बी आय असमानता। अगला प्रश्न। Q59 प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू हुई? ए 28 अगस्त 2014, बी 25 सितंबर 2014, सी 1 जनवरी 2015, डी 2 अक्टूबर 2019। सही उत्तर है ए 28 अगस्त 2014। अगला प्रश्न। Q60 मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2009। सही उत्तर है बी 2005। अगला प्रश्न। Q61 तेंदुलकर समिति 2009 का संबंध किससे है? ए बैंकिंग सुधार, बी गरीबी रेखा का निर्धारण, सी कर सुधार, डी शिक्षा। सही उत्तर है बी गरीबी रेखा का निर्धारण। अगला प्रश्न। Q62 रंगराजन समिति 2014 के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी अनुपात कितना था? ए 21.9%, बी 29.5%, सी 37.2%, डी 45%। सही उत्तर है बी 29.5%। अगला प्रश्न। Q63 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से किन संस्थाओं का जन्म हुआ? ए विश्व बैंक और IMF, बी WTO और UN, सी ADB और AIIB, डी EU और आसियान। सही उत्तर है ए विश्व बैंक और IMF। अगला प्रश्न। Q64 SDR विशेष आहरण अधिकार किस संस्था की मुद्रा इकाई है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी RBI, डी ब्रिक्स बैंक। सही उत्तर है बी IMF। अगला प्रश्न। Q65 विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1 जनवरी 1995, सी 1991, डी 2001। सही उत्तर है बी 1 जनवरी 1995। अगला प्रश्न। Q67 मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन प्रकाशित करता है? ए विश्व बैंक, बी UNDP, सी WEF, डी IMF। सही उत्तर है बी UNDP। अगला प्रश्न। कब शामिल हुए? ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2001। सही उत्तर है बी 2017। अगला प्रश्न बिना क्रमांक के है। NSO, CSO प्लस NSSO का विलय किस वर्ष हुआ? ए 2019। सही उत्तर है ए 2019। अगला प्रश्न। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ए 1 जनवरी 1949। सही उत्तर है ए 1 जनवरी 1949। अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए MS स्वामीनाथन। सही उत्तर है ए MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? ए 25 दिसंबर 2000। सही उत्तर है ए 25 दिसंबर 2000। अगला प्रश्न। Q69
उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी प्रथम, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर है बी प्रथम। अगला प्रश्न। Q70 15वें वित्त आयोग के अनुसार कर वितरण में राज्यों का हिस्सा कितना है? ए 41%, बी 42%, सी 32%, डी 40%। सही उत्तर है ए 41%। Q71 नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? ए नरसिम्हम समिति, बी शिवरामन समिति 1982, सी केलकर समिति, डी मल्होत्रा समिति। सही उत्तर है बी शिवरामन समिति 1982। अगला प्रश्न। Q72 गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? ए चतुर्थ, बी पंचम फिफ्थ, सी षष्टम, डी सप्तम। सही उत्तर है बी पंचम फिफ्थ। अगला प्रश्न। Q73 आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित हुआ? ए 1935, बी 1937, सी 1949, डी 1969। सही उत्तर है बी 1937। अगला प्रश्न। Q74 भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1955, बी 1969, सी 1949, डी 1959। सही उत्तर है ए 1955। अगला प्रश्न। Q75 नीति आयोग के वर्तमान सीईओ फेब 2023 से कौन है? ए अमिताभ कांत, बी बीवीआर सुब्रमण्यम, सी परमेश्वरन अय्यर, डी राजीव कुमार। सही उत्तर है बी बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न। Q76 जीएसटी किस प्रकार का कर है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी निगम कर, डी आयकर। सही उत्तर है बी अप्रत्यक्ष कर। अब अंत में कुछ वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के बारे में लिखें। सही उत्तर है गठन 2016 आरबीआई एक्ट संशोधन। अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर। सदस्य 6 3 आरबीआई प्लस 3 सरकार। कार्य रेपो रेट तय करना। अगला प्रश्न राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम एक्ट 2003 के लक्ष्य। सही उत्तर है राजकोषीय घाटा कम करना, राजस्व घाटा शून्य करना, 3% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य। अगला प्रश्न मानव विकास सूचकांक एचडीआई कौन जारी करता है? सही उत्तर है संस्था यूएनडीपी। आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जनक महबूब उल हक। अगला प्रश्न भुगतान संतुलन बीओपी क्या है? सही उत्तर है एक वर्ष में किसी देश के निवासी व शेष विश्व के बीच लेनदेन शामिल चालू खाता प्लस पूंजी खाता। और इसी के साथ हमारे स्रोत के सभी प्रश्न यहाँ पूरी तरह से समाप्त होते हैं।